अरूश ऑफिस से निकल आई थी। लिफ्ट से बाहर निकलने तक वो खुद को संभाल चुकी थी। मीर सब्तीन के लहजे और तर्जे तखातुब ने उसे बहुत ज्यादा हर्ट किया था। उसे मीर सब्तीन से इस रवैये और इतनी बदगुमानी की उम्मीद हरगिज नहीं थी। बिल्डिंग से बाहर निकलकर वो कैब के इंतजार में खड़ी थी जब हमाद ने अपनी कल्टस उसके पास आकर रोक दी, जो सुबह से अरूश के पीछे था और उसके इंतजार में ऑफिस से कुछ फासले पर गाड़ी पार्क किए खड़ा रहा था। अरूश, आपकी अम्मी की तबीयत अचानक खराब हो गई है। मैं इनको हॉस्पिटल में एडमिट करवा कर आया हूँ। उन्हें शदीद किस्म का हार्ट अटैक आया है। पुप्पो और अरीबा उनके पास ही हैं। पुप्पो ने कहा है तुम्हें जाकर ले आऊं। उसने बड़ी मक्कारी से अरूश के गिर्द जाल बुना। उसकी बात सुनकर अरूश का सर चकरा गया। आम हालात में तो वो उसके साथ बैठने का तसव्वुर भी नहीं कर सकती थी, लेकिन इस वक्त वो बिना कुछ सोचे समझे उसकी गाड़ी में बैठ गई। हमाद ने दिल ही दिल में अपनी शातिर दिमागी को सराहा। अम्मी होश में तो थी ना? डॉक्टर ने क्या कहा? वो ठीक तो हो जाएंगी ना? अरूश ने एक ही सांस में सारे सवाल पूछ डाले। वो ज़ारो कितार रो रही थी। अरूश, खुद को संभालो प्लीज, सब ठीक हो जाएगा। आंटी का ट्रीटमेंट हो रहा है। हमाद ने मक्कारी के तमाम रिकॉर्ड तोड़ते हुए उसे तसल्ली दी। अरूश जवाब में खामोश रही और दिल ही दिल में माँ की सेहत याबी के लिए रब से दुआ गो हो गई। ये वक्त उसके लिए कयामत से कुछ कम न था। समीना बेगम उसके लिए एक मजबूत साहिबान थी। उनके बगैर ये दुनिया उसके लिए जंगल बियाबान थी। आने वाले किसी बेरहम वक्त का खौफ उसे हौलाए दे रहा था। उन्हीं सोचों में गुम होने की वजह से उसे इस बात का एहसास ही नहीं हो सका कि गाड़ी को चलते हुए काफी देर हो चुकी है और अब वो शहर के जाने पहचाने रास्तों से निकलकर अनजान और सुनसान रास्ते पर दौड़ती जा रही थी। ये हम कहाँ जा रहे हैं? आपने अम्मी को कौन से हॉस्पिटल में एडमिट करवाया है? अरूश ने ना समझी के आलम में उसकी तरफ देखते हुए पूछा, जो खामोशी से ड्राइविंग करने में मसरूफ था। मेरी जान, अभी पता चल जाएगा। बस कुछ ही देर की बात है, उसके बाद तुम सब कुछ समझ जाओगी। फिर तुम्हें तुम्हारी अम्मी से भी मिलवा दूंगा। हमाद ने अपनी बात मुकम्मल करके एक मकरू कहकहा लगाया। अरूश ने बेयकीनी से उसकी तरफ देखा। मुझे आपके साथ कहीं नहीं जाना, गाड़ी रोकें। अरूश तैश में सिर्फ इतना बोली और पलटकर गाड़ी का लॉक खोलने की नाकाम कोशिश करने लगी, जो कि ऑटोमेटिक था। अगर आपने गाड़ी नहीं रोकी तो मैं शोर मचाऊंगी। अरूश ने सिसकते हुए कमजोर सी आवाज में उसे धमकी दी और साथ ही उस पर मुक्के बरसाने लगी। ज्यादा मत फड़फड़ाओ मेरी मैना, अब तो तुम मुकम्मल मेरी गिरफ्त में हो। उस बुढ़िया ने मेरा रिश्ता ठुकरा दिया तो क्या हुआ, मगर अब मुझसे तुम्हें कौन बचाएगा? शादी तो मैं तुमसे करके रहूंगा। बहुत रंग रलियां मना ली तुमने उस फरंगी लंदन पलट के साथ। आज ऐसे पर काटूंगा कि याद रखोगी। हमाद ने उसकी कलाई पूरी ताकत से दबोचकर कमीनगी से कहा। अरूश मुसलसल मुजाहमत कर रही थी, मगर वो एक हाथ से स्टीयरिंग संभाले दूसरे हाथ से अरूश को काबू किए हुए था। पुलिस की पेट्रोलिंग मोबाइल इस वक्त गश्त पर थी जब मीर सजावल पर हमला किया गया और सायरन की आवाज पर हमला आवर फौरन ही वहां से भाग निकले। मीर सजावल के दोनों गार्ड्स मौका पर ही जाँ बहक हो गए थे, जबकि पुलिस की बर वक्त मदद से मीर सजावल और उसके ड्राइवर को हॉस्पिटल पहुंचा दिया गया था। मीर की हालत इंतहाई नाजुक थी। उसे 4 गोलियां लगी थी, 2 सीने पर और 2 कंधे और बाजू पर। एक गोली उसके बाजू को चीरते हुए निकल गई थी। तशवीशनाक हालत में उसे हॉस्पिटल लाया गया था। उसका ऑपरेशन हो चुका था, लेकिन उसके जिंदा बच जाने के चांसेस बहुत कम थे। फायजा बेगम की आहो बका ने पूरे हॉस्पिटल को सर पर उठाया हुआ था। रानियां उन्हें संभालते संभालते हलकान हुई जा रही थी। मीर गजनफर, सब्तीन और रानियां कुछ देर पहले ही हॉस्पिटल पहुंचे थे। मीर जाफर सर झुकाए एक तरफ चेयर पर बैठे थे। उनकी आंखों से आंसू रवां थे। गम की शिद्दत ने उन्हें निढाल कर दिया था। इकलौते जवान बेटे के खून में लथपथ वजूद ने उनकी गोयाई सलब कर ली थी। बेटा भी वो जो उनकी ताकत, उनका बाजू था। उसके रहते किसी की मजाल नहीं थी उनके खानदान की तरफ मैली निगाह करने की। वो अंदर ही अंदर खुद को कोस रहे थे
क्योंकि इस दुश्मनी को सबसे ज्यादा हवा देने वाले और मीर सजावल को भड़काने वाले वही थे। वो मीर को भड़का कर शराजियों पर हमेशा हावी रखना चाहते थे, लेकिन वो नहीं जानते थे कि माजी की तरह इस बार भी नुकसान सबसे ज्यादा इनका ही होगा। और आज उनका इकलौता लाडला बेटा जिंदगी और मौत की कशमकश में था, तो इसके जिम्मेदार भी वही थे। डॉक्टर्स ने 24 घंटे का वक्त दिया था। अगर इस दौरान मीर सजावल को होश आ जाता तो उसकी जिंदगी बच सकती थी, मगर दिन के 11 बजने वाले थे। मीर सजावल के अंदर जिंदगी की कोई रमक पैदा नहीं हुई थी। वो रात भर बेचैन रही थी, नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। जब अजान की आवाज उसके कानों में पड़ी तो वो उठकर वुजू करने चली गई। फिर नमाज से फारिग होकर उसने कुरान पाक की तलावत की। जब दुआ के लिए हाथ उठाए तो खुद ब खुद आंसू गालों पर लढ़क आए। उसके बेचैन दिल को कहीं करार नहीं मिल रहा था। जब कपड़े तब्दील करके वो स्कूल जाने के लिए वक्त से पहले चादर ओढ़े अपने सादे से हुलिये में सहन चली आई तो उसकी माँ ने हैरत से उसे सर उठाकर देखा, जो नाश्ता बनाने के लिए लकड़ियां सुलगा रही थी। जरी, तू इतनी जल्दी क्यों तैयार हो गई? पगली हो गई है क्या? इतनी जल्दी जाकर क्या करेगी? उसकी माँ ने हैरत से इस्तफसार किया। अम्मा, आज मुझे जरा जल्दी जाना है, स्कूल में कुछ जरूरी काम है। प्रिंसिपल ने जल्दी बुलाया था। वो बहाना बनाकर दरवाजे की तरफ बढ़ गई। नाश्ता तो करती जा, सारा दिन भूखी रहेगी क्या? उसकी माँ आवाजें देती रह गई। बड़ी खुदसर हो गई है, हर बात में मनमानी करती है। वो बड़बड़ाते हुए लकड़ियां दुरुस्त करके चूल्हे में रखने लगी। मीर सजावल पर होने वाले हमले, उसके शदीद जख्मी हो जाने की खबर जरताज पर बिजली बनकर गिरी थी। ब्रेक टाइम में जब वो तमाम टीचर्स के साथ स्टाफ रूम के नाम पर एक टूटे फूटे कमरे में आकर बैठी तो सबसे पहले यही खबर सुनने को मिली, जिससे उसके औसान खता हो गए। वो पथराई हुई आंखों से सब कुछ देख और सुन रही थी, लेकिन बोलने के काबिल भी नहीं रही थी। मिस गजाला सबको बता रही थी कि छोटे मीर साईं पर रात किसी ने हमला करवाया था, जिसमें वो शदीद जख्मी हुए हैं। बड़ी हवेली वाले तो खबर मिलते ही शहर के लिए रवाना हो गए थे। हवेली में तो सुबह से कुरान खानी हो रही है। शुमाइला बोली, मेरा शौहर भी बता रहा था, बड़ी बुरी हालत है। सुना है 4 गोलियां लगी हैं छोटे मीर को। डॉक्टर ने 24 घंटे दिए हैं। अल्लाह की लाठी बेआवाज होती है। जितना ये लोग गरीबों पर जुल्म करते हैं, अल्लाह इनका हिसाब खुद लेता है। शुमाइला कानों को हाथ लगाकर बोली, याद है चाचा करमदीन के बेटा फसलों की कटाई के वक्त बीमार पड़ गया और खेतों पर नहीं जा सका था, तो छोटे मीर ने दोनों बाप बेटे को अपने सामने खड़े होकर कितना पिटवाया था। उसके बाद चाचा करमदीन बेचारा अल्लाह को प्यारा ही हो गया, मगर अपनी टांगों पर न चल सका। गजाला ने भी मीर सजावल के जुल्म की दास्तान दोहराई। जरताज से इन सब की बातें बर्दाश्त न हो सकी। गैर महसूस तरीके से वहां से उठकर खाली क्लासरूम में चली आई। आंसुओं का गोला उसके हल्क में अटकने लगा। जरी, तुम मेरा इंतजार तो करोगी ना? किसी और की तो नहीं हो जाओगी? मीर की आवाज उसके कानों में गूंजने लगी। उसने अपने हाथ कानों पर रख लिए। आंसुओं को बहने का रास्ता मिल गया तो बेतहाशा रोने लगी। मीर सजावल का बेबाक रवैया, उसकी जोर जबरदस्ती, उसका खौफ, धमकियां, सब कुछ अपनी जगह था, मगर उसने कभी उससे बेहद खौफजदा या बेजार होकर भी उसे कोई बद्दुआ नहीं दी थी। वो उसकी दीवानगी की आदी हो चुकी थी। उसके दिल में भी सजावल की मोहब्बत पिनपने लगी थी। दिल अनजाने में ही सही उसके साथ का खाहा हो गया था। उसके जख्मी होने की खबर ने जरताज को हिला कर रख दिया था। दिल बेख्तियार हो गया था, उसकी एक झलक देखने के लिए मचल रहा था। जरताज ने तड़प कर उसकी जिंदगी के लिए हाथ उठाकर दुआ मांगी। सिर्फ एक बार उसे फिर से हंसता मुस्कुराता देखने के लिए अल्लाह से मिन्नतें करने लगी। स्कूल से तबीयत खराबी का बहाना करके उसने ऑफ लिया और गांव से चंद किलोमीटर दूर वाक़े एक मज़ार पर चली आई, जहां उसकी माँ हर जुमेरात हाजिरी देने जाती थी। उसका मानना था कि वहां जो भी दुआ मांगी जाए, सिद्ध के दिल से मांगी जाए, पूरी हो जाती है। उसने गिड़गिड़ाकर मीर सजावल की जिंदगी के लिए दुआएं मांगी, फूल चढ़ाए, फिर पुरुमीद होकर वहां से लौटी थी
کہ اس کی دعا ضرور بارگاہ الہی میں قبول ہوگی۔ شاہ بہت خوشگوار اور مگن سے انداز میں ڈرائیو کر رہا تھا۔ میر سجاول کے مرنے کی خبر تو اب تک اسے نہیں ملی تھی، لیکن یہ خبر بھی اس کے لیے خوش کن تھی کہ وہ بہت سیریس ہے اور اس بچنے کے چانسز نہ ہونے کے برابر ہیں۔ اس دن کمپین میں ہونے والے ہنگامے سے جو بدنامی ہوئی تھی، اس نے شاہ کو اتنا مشتعل کر دیا تھا کہ اس نے اسی وقت میر سجاول کو دنیا سے رخصت کروانے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ وہ اب اسے مزید کوئی موقع نہیں دینا چاہتا تھا، کیونکہ میر سجاول ہر اس راہ میں کانٹا بن کر اٹک جاتا تھا جس پر شاہ قدم رکھتا تھا۔ کچھ دیر پہلے ہی شاہ کے آدمی نے میر کی تشویشناک حالت سے اسے آگاہ کیا تھا۔ شاہ نے اسے مسلسل ان لوگوں کی نگرانی پر مامور کیا تھا اور وہ یہ کام بخوبی انجام دے رہا تھا۔ فیکٹری سے فارغ ہو کر اس کا رخ عروج کے گھر کی جانب تھا۔ شاہ کا ارادہ عروج کو پک کر کے شاپنگ پر لے جانے کا تھا، اور پھر اس نے سوچا تھا کہ عروج کو بنگلے پر لے جائے گا جو اس نے خاص طور پر اس کے لیے خریدا تھا، جہاں شادی کے بعد وہ عروج کے ساتھ رہنے والا تھا۔ شاہ عروج کو گاؤں میں رکھنا نہیں چاہتا تھا، کیونکہ صفدر شاہ اس رشتے کے حق میں بالکل راضی نہیں تھے۔ وہ عروج کو ان کے سامنے رکھ کر اسے احساس کمتری میں مبتلا نہیں کر سکتا تھا۔ اسے ہنستی مسکراتی مکمل بااعتماد عروج کا ساتھ چاہیے تھا، جو اس کی غیر موجودگی میں عدم تحفظ کا شکار نہ ہو۔ انہی سوچوں پر مسکراتا ہوا وہ عروج کے گھر پہنچ گیا۔ گاڑی سے نکل کر اس نے دروازے پر دستک دی۔ سمینہ بیگم، جو عروج کا انتظار کرتے کرتے تھک گئی تھی، اب 7 بجنے والے تھے، لیکن عروج اب تک نہیں لوٹی تھی۔ وہ باقاعدہ رو رہی تھیں۔ اس طرح بنا بتائے اس نے کبھی اتنی دیر نہیں کی تھی۔ انہوں نے سوچا اریبہ کے گھر جا کر اسے عروج کے موبائل پر کال کروائیں۔ ایان ابھی تک ٹیوشن میں ہی موجود تھا۔ چادر اوڑھ کر وہ اریبہ کے گھر جانے کے لیے دروازے تک آئیں۔ تبھی دروازے پر دستک ہوئی۔ انہوں نے جھٹ دروازہ کھول دیا۔ سامنے معظم شاہ کھڑا تھا۔ اس کو دیکھ کر ان کا دل دہک سے رہ گیا۔ شاہ سلام کر کے اندر چلا آیا۔ سمینہ نے کمزور سی آواز میں اس کے سلام کا جواب دیا۔ کیسی طبیعت ہے خالہ جان آپ کی؟ میں ٹھیک ہوں۔ سمینہ کی آواز پر آنسو غالب آ گئے۔ اچھا، عروج کو بلائیں، میں اسے لینے آیا ہوں۔ اس دن بہت سی چیزیں رہ گئی تھی، آج کچھ فرصت ملی ہے تو شاپنگ فائنل کر لی جائے۔ یہ کہتے ہوئے وہ کمرے کی جانب بڑھا۔ کھلے دروازے سے اندر جھانکا تو عروج وہاں موجود نہیں تھی۔ اس نے پلٹ کر سمینہ بیگم کی طرف دیکھا تو وہ چیئر پر بیٹھ گئیں اور بلک بلک کر رونے لگی۔ عروج کہاں ہے؟ شاہ نے غضبناک لہجے میں پوچھا۔ اس کی آنکھیں لمحوں میں قہر برسانے لگی تھیں۔ وہ آج آفس گئی تھی، لیکن اب تک واپس نہیں آئی۔ میں 2 گھنٹے سے اس کا انتظار کر رہی ہوں، سمینہ بیگم نے بے بسی سے جواب دیا۔ شاہ موبائل پر عروج کو کال کرنے لگا، لیکن اس کا نمبر آف جا رہا تھا۔ وہ بغیر ایک لفظ بھی منہ سے نکالے گھر کے کھلے دروازے سے نکل گیا۔ چند لمحوں بعد گاڑی سٹارٹ ہونے کی آواز آئی۔ حماد سے مزاحمت کرتے کرتے وہ تھک گئی تھی۔ خوف کی انتہا پر پہنچ کر اس کے حواس ساتھ چھوڑ گئے تھے۔ بے ہوش ہوتے ہی اس کی ایک گردن ایک جانب کو ڈھلک گئی۔ کچھ دیر کی مسافت اور طے کرنے کے بعد حماد اسے شہر سے بہت دور ایک ویران نو تعمیر علاقے میں لے پہنچا تھا، جہاں اس کے دوست کا پلاٹ موجود تھا۔ پلاٹ کی مکمل تعمیر میں ابھی کچھ وقت اور درکار تھا۔ قرب و جوار میں موجود تقریباً پلاٹ خالی تھے۔ اکا دکا پلاٹ میں تعمیر کا کام جاری تھا، گو کہ دور دور تک بندہ نہ بندے کی ذات والی مثال تھی۔ حماد بڑی آسانی سے عروج کو گاڑی سے نکال کر کندھے پر ڈالے اندر لے آیا۔ ایک کمرے پر مشتمل وہ جگہ کافی کشادہ تھی۔ مین گیٹ سے آگے بڑا سا صحن اور اس کے آگے ایک کونے میں کمرہ موجود تھا۔ ایک کمرے پر چھت نہیں تھی اور اس میں بجری سیمنٹ کی بوریوں کا ڈھیر لگا تھا۔ حماد نے عروج کو کمرے میں موجود پلنگ پر لٹا دیا۔ عروج پر مکمل بے ہوشی طاری تھی۔ وہ عروج کے پاس ہی بیٹھ کر اس کے ہوش میں آنے کا انتظار کرنے لگا۔ اس دوران وہ عروج کو اپنی ہوس بھری للچائی ہوئی نظروں سے گھورتا رہا۔ جب اس کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا تو اس نے عروج کے گال کو دھیرے دھیرے سہلایا، پھر مکمل اس پر جھک گیا۔ اس پل عروج ہڑبڑا کر نیند سے بیدار ہو گئی۔ حماد سیدھا ہو گیا۔ عروج عجیب سی نظروں سے حماد کو دیکھنے لگی۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا، سر بری طرح چکرا رہا تھا۔
कमरा नीम तारीकी में डूबा हुआ था, जिसकी वजह से उसे ये समझने में मुश्किल हो रही थी कि वो कहाँ है। जब आंखें अंधेरे में देखने के काबिल हो गई तो हमाद के चेहरे पर मकरूह मुस्कुराहट देखकर वो झटके से उठ बैठी। उसे सब कुछ याद आने लगा। उसने तेजी से पलंग से उठने की कोशिश की, लेकिन हमाद ने उससे भी ज्यादा तेजी दिखाते हुए उसका हाथ पकड़कर उसे खुद पर गिरा लिया। मेरी जान, अब तुम मुझसे नहीं बच सकती। फिक्र मत करो, मैं तुमसे शादी भी करूंगा, लेकिन पहले तुम पर अपनी मोहर तो लगा दूं ताकि तुम फड़फड़ाना बंद कर दो। उसने एक नाजेबा हरकत की, फिर खबाजत से कहा लगाया। अरूश तड़प कर उससे खुद को छुड़ाने की सही करने लगी। उसने हमाद के चेहरे पर हमला किया। उसके नाखूनों से हमाद के चेहरे पर खराशें उभर आईं। हमाद ने बिना किसी लिहाज मुरव्वत के जन्नाटेदार थप्पड़ों से अरूश का चेहरा लहू लहान कर दिया। अरूश का निचला होंठ बुरी तरह फट गया। नाक से भी खून की लकीर बहकर ठोड़ी तक पहुंच गई थी। तुम्हें अल्लाह का वास्ता है, मुझे छोड़ दो। मेरी शादी होने वाली है। मेरी अम्मी इस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पाएंगी। वो मर जाएगी। अरूश तकलीफ और बेबसी से तड़प तड़प कर रोने लगी। उसने दोनों हाथ जोड़कर हमाद से इल्तिजा की, सीधी तरह मेरी बात मान जाओ, फिर मैं कल तक तुमसे निकाह करके उस बुढ़िया के पास ले जाऊंगा, लेकिन जब तक तुम्हें मेरी बात माननी पड़ेगी। अगर नहीं भी मानोगी तो होगा वही जो मैं चाहूंगा। वो जलालत और कमीनगी की इंतहाओं पर था। अरूश ने इस दरिंदे की गंदी नीयत और गलीज इरादों की खौफनाकी महसूस की तो उसकी रूह तक कांप गई। तभी उसकी नजर पलंग के नीचे पड़े औजार पर पड़ी। वो लोहे की राड नुमा चीज थी। अरूश ने लपक कर वो हाथ में उठा ली और उसे हाथ में लिए तन कर खड़ी हो गई। हमाद ने उसके खतरनाक तेवरों को खातिर में ना लाते हुए कमीनगी से कहा लगाया, अगर अब तुमने अपने नापाक हाथों से मुझे छूने की कोशिश की तो मैं ये तुम्हारे सर पर दे मारूंगी। वो उल्टे कदमों दरवाजे तक पहुंच गई थी। हमाद के होंठों पर कमीनी मुस्कुराहट खेल रही थी। अरूश ने अपना दूसरा हाथ पीछे किया और कुंडी टटोलने लगी। उसकी पल भर की गफलत से हमाद को मौका मिल गया और उसने बढ़कर अरूश का राड वाला हाथ झपट लिया। उसके हाथ से राड छीनकर दूर फेंकी और उसे घसीटते हुए पलंग पर ले आया। अरूश ने ऊंची आवाज में चिल्लाना शुरू कर दिया, मगर हमाद जानवरों की तरह उस पर पल पड़ा था। अरूश भरपूर मुज़ाहमत कर रही थी। उसके कपड़े जगह जगह से फटने लगे। उसने शिद्दत से किसी के वहां आ जाने या अपने मर जाने की दुआ की।